नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से हम आ चुके हैं लाइव। मैं गौरव व्यास आपका आर एस सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे, आज से हम हिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे और जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, मॉडर्न इंडिया से, आधुनिक भारत से प्रश्न आते हैं। और आधुनिक भारत की जो शुरुआत मानी जाती है यूरोपियन के आगमन से, अराइविंग द यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया से मानी जाती है। तो बस वहीं से आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। दिल थाम कर बैठिएगा। अब हम भारत में यूरोपियंस को लेकर आएंगे और फिर धीरे धीरे करके उन्हें बाहर भी निकालेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जय हिंद बेटा, जय हिंद। तो क्लास को एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए, जिससे आपके और भी व्यक्ति, मित्र, बंधु, गण सखा वो भी इस क्लास से जुड़ सकें, क्योंकि पहली क्लास है इतिहास की। और जो भी नहीं आए हैं और ज्योग्राफी वाले सेक्शन जो निकल गया था, आज से हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, तो शुरू से ही हम शुरू करेंगे। चिंता मत कीजिए, पूरा का पूरा हिस्ट्री विद डिटेल एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया जाएगा। जय हिंद बेटा, जय हिंद। हाँ बेटा, नोट्स आपको अब डेली शाम को ही मिल जा रहे हैं, रात को ही, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो यहाँ पर जीके जीएस की आपके लिए दो क्लासेस को अरेंज किया गया है। एक तो मॉर्निंग में 6 AM पर यूट्यूब पर एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, एसएससी, जीडी और स्टेट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सारे के सारे एग्जाम्स के लिए यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसकी प्रैक्टिस, यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे, उसके लिए आपको दोपहर में माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर इसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। हाँ बेटा, आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हो, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यूपीएससी लेवल की जो क्लास है, यूपीएससी की एनडीए स्पेशल क्लास आपके लिए अरेंज की गई है शाम को 6 बजे, और इसकी प्रैक्टिस दोपहर में 12 बजे माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर कराई जाती है। साथ साथ में क्लासेस की इंफॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना है और टेलीग्राम पर सर्च करना है टीम आरएस सर। वहां पर उसे सर्च करके आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि सारी की सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन लिंक आपको मिल सके और आप सीधे क्लास में आ सकें। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किस तरीके से यहां से प्रश्न बनेंगे, उसके लिए आपको माई राइजिंग इंडिया सर्च करना है गूगल प्ले स्टोर पर। कृष्णा लाइव और कृष्णा पीडीएफ दो बैचेस दिखाई देंगे। कृष्णा पीडीएफ बैच में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मटेरियल, क्या कॉन्सेप्ट मटेरियल, जो भी मैं यहां पर बोर्ड पर आपको दिखाता हूं और लिखता हूं, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मटेरियल अपलोड कर दिया जाता है। और उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, उसके लिए कृष्णा लाइव बैच में आपको दोपहर में 12 बजे एनडीए के लिए प्रैक्टिस क्लास को अरेंज किया गया है। इसको आप क्या है, स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करके, जीके जीएस पर क्लिक करके क्या कर सकते हो, वहां से सीधे सीधे क्या है कि वहां से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर कॉन्सेप्ट के बाद भी कोई समस्या रह जाए, कोई डाउट रह जाए, तो उस दौरान आप मुझे 7357700409 पर 9 to 10 AM 9 से 10 बजे के बीच में कॉल करके मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले सकते हो। राधे राधे बेटा, राधे राधे। हाँ बेटा, सीडीएस के स्टूडेंट्स के लिए सफिशिएंट है क्लास, मोर देन सफिशिएंट है, चिंता मत कीजिए। सीडीएस के स्टूडेंट के लिए मोर देन सफिशिएंट है क्लास। किसके बारे में बात करेंगे, मॉडर्न इंडिया में भारत में यूरोपियों के आगमन के बारे में चर्चा करेंगे। एडवेंट ऑफ द यूरोपियन कंपनीज इन द इंडिया में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो इंडिया में, हालांकि एंशियंट टाइम से ही यूरोप से हमारे ट्रेड रिलेशन रहे थे, प्राचीन काल से ही यूरोपियन शक्ति से, यूरोप से हमारे क्या है, व्यापारिक संबंध रहे थे। लेकिन इस दौरान अगर देखा जाए तो वो केवल लैंड रूट से हुआ करते थे, स्थल मार्ग से हुआ करते थे। लेकिन जब हमारे पास यहां पर मुगल एम्पायर हुआ करता था, दिल्ली सल्तनत हुआ करता था, उस ड्यूरेशन में पाकिस्तान वाले रीजन में खैबर और बोलन पास पड़ते हैं। पाकिस्तान में क्या है, खैबर और बोलन दर्रे पड़ते हैं। उस खैबर और बोलन दर्रे को जब
प्रोटेक्ट कर दिया गया, सुरक्षित कर दिया गया, संरक्षित कर दिया गया, तब यूरोपियंस को एक नए रूट के बारे में जानना जरूरी हो गया। क्यों? क्योंकि अब खैबर बोलन पास से वह नहीं आ सकते थे। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में, यानी कि कहा जाए तो मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया वाले भाग में भी क्या है, अशांति फैली थी, डिस्टरबेंस हुआ करता था। ठीक, बिल्कुल कहानी की तरह सुनना है, सारी की सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, इसकी जवाबदारी मेरी है ना। ठीक, तो अशांति हुआ करती थी, डिस्टरबेंस हुआ करता था, और इस डिस्टरबेंस के कारण ही यूरोपियंस को यहां पर न्यू रूट की, नए रूट की खोज में उन्हें निकलना पड़ा। और सबसे पहले हमारे पास जो यूरोपियन पावर नए रूट को खोजती हुई आई, वो आई पुर्तगाली यानी पोर्चुगीज। सबसे पहली जो यूरोपियन पावर इंडिया में आई, कौन सी आई? पुर्तगाली आए, पुर्तगाली यानी पोर्चुगीज आए। पुर्तगाली के बाद जो सेकंड पावर हमें इंडिया में देखने को मिलती है, वो आए थे डच। कौन आए थे? डच आए थे। बेटा मैं लाइन से इसीलिए बता रहा हूं कि सीधे सीधे इनसे पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? कि क्रम से व्यवस्थित कीजिए, सीरियलिटी से इन्हें बताइए। तो सबसे पहले कौन आए थे? बोलोगे सर सबसे पहले आपने बोला पुर्तगाली आए थे, पोर्चुगीज आए थे। ठीक, सेकंड नंबर पर दूसरी जो पावर आई थी, दूसरी पावर कौन आई थी? डच आए थे। डच आए थे जो कि हॉलैंड के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले? हॉलैंड के रहने वाले थे। थर्ड जो पावर हमारे पास इंडिया में देखने को मिलती है, तीसरी जो शक्ति देखने को मिलती है, वो कौन? अंग्रेज आए। कौन? अंग्रेज आए। ठीक, ब्रिटिशर्स आए। इसके बाद हमारे पास डेनिस आएंगे और फिर फ्रांसीसी आएंगे। कौन कौन? डेनिस और फिर फ्रांसीसी। ये पांच शक्तियां भारत में हमें देखने को मिलती हैं। कब? यूरोपियंस के दौरान, यूरोप में आने वालों के दौरान सबसे पहले पोर्चुगीज आए थे, फिर डच आए थे। डचों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कहां के लोकल रहने वाले थे, कहां के लोकलाइट थे, तो हॉलैंड के लोकलाइट थे। इसके अलावा ब्रिटिशर्स आए थे, जो कहां के रहने वाले थे? ब्रिटिशर्स हमारे पास ब्रिटेन के रहने वाले थे। डेनिश आए थे। डेनिश के बाद कौन? फ्रांसीसी आए थे, फ्रेंच के रहने वाले थे। एक एक को लेकर आएंगे और एक एक को लेकर आने के दौरान फिर क्या किया जाएगा? इनने इंडिया में क्या क्या उत्पात मचाए हैं, क्या क्या दुविधाएं या क्या क्या परेशानियां दी हैं, वो सारी की सारी आज चीज आपको बताई जाएगी। तो इसी दौरान स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे पास? क्या बोला था मैंने? वही चीज आपको यहां पर लिखी गई है। प्राचीन काल से ही विदेशी व्यापार हेतु भारत में आया करते थे। व्यापार हेतु भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। आगे चलकर क्या हुआ? यूरोपीय कंपनीज का क्या होना लगा? आगमन होने लगा। इस ड्यूरेशन में, हाँ बेटा, जो मैंने वहां पर लिखा है वो ये आपको ये सामने लिखा है, ये सामने लिखा है। सबसे पहले कौन आए? पोर्चुगीज आए, पुर्तगाली आए। किसके बीच? किसके साथ? ना किसके साथ? जल मार्ग के साथ, यानी कि बाय द वाटर रूट सबसे पहले पोर्चुगीज आए। उसके बाद फिर कौन आए? डच आए, ब्रिटिश आए और फ्रांसीसी आए, जिन्होंने कि इंडिया में इफेक्ट किया है। इंडिया पर क्या किया है? इन्होंने अंतर स्थापित किया है, डिफरेंशियल किया है। इसी दौरान अगर आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के दौरान भारत में जैसे ही ये आना चालू हुए तो पूरा का पूरा जो सी रूट था, यानी समुद्री मार्ग था, उस पूरे समुद्री मार्ग पर इन्होंने कब्जा कर लिया। यहां तक कि उस नेवल पावर को इतना इंक्रीज कर दिया, इतना ज्यादा बढ़ा दिया उस समुद्री शक्ति को, कि उसके कारण जो ब्रिटिश या फिर कहा जाए तो जो हमारे पास एम्परर थे, भारत के राजा थे, वो भी अगर उस नेवल पावर का या उस समुद्र के रास्ते से होकर गुजरते थे, उस दौरान वो भी टैक्स दिया करते थे। अकबर जैसा शासक भी पुर्तगालियों को टैक्स दिया करता था। सोचिए, जहांगीर जैसा शासक जो देखने को मिलता है हमें मुगल एम्पायर में, जहांगीर जैसे रूलर ने भी क्या किया? अंग्रेजों को पहले परमिशन नहीं दी सूरत में फैक्ट्री स्टेब्लिश करने की, लेकिन बाद में जब सौली की वार में क्या किया? अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया,
तब जाकर जहांगीर ने क्या किया, वहां पर उन्हें परमिशन दी सूरत में अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश करने की। यानी कि पुर्तगाली शक्ति, पोर्चुगीज बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए और एक कहा जाए तो ओशेनिक एम्पायर को इनने फॉर्म कर लिया था। किसके फॉर्म में? ओशेनिक एम्पायर को इनने क्या कर लिया था? फॉर्म कर लिया था। बेटा नोट्स को प्रिंट नहीं कर सकते, प्रिंट आउट नहीं निकलवा सकते नोट्स का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले चलते हैं। तो अब देखा जाए सबसे पहले कौन आए थे? पोर्चुगीज आए थे ना। तो जब हमारे पास इंडिया में यहां पर खैबर और बोलन पास हुआ करता था, उसे प्रोटेक्ट कर दिया। और ये सेंट्रल एशिया वाला भाग है, यानी कि कहा जाए तो मध्य एशिया वाला भाग है, यहां पर डिस्टरबेंस हो गया। क्या हो गया? डिस्टरबेंस हो गया। मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम रूलर आपस में ज्यादा झगड़ा करने लगे और साथ साथ में लूट मार की समस्या होने लगी। तब जाकर पहली बार पुर्तगाल से, कहां से? पुर्तगाल के लिस्बन से। कहां से? लिस्बन से। कहां से? पुर्तगाल में लिस्बन से पहली बार कौन आया? कौन आया हमारे पास? वास्को डिगामा। कौन? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जी आए और पूरा का पूरा अटलांटिक ओशियन क्रॉस करते हुए, अटलांटिक ओशियन क्रॉस करते हुए अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप, क्या है? केप ऑफ गुड होप। किससे? केप ऑफ गुड होप पर ये रुके, पूछ लिया जाता है, इसीलिए केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप से होते हुए कहां पर आए? ये कहां जा रहे थे? गुजरात के लिए जा रहे थे। कहां के लिए? गुजरात के लिए जा रहे थे। कौन? वास्को डिगामा जी। लेकिन जैसे ही ये गुजरात के लिए जा रहे थे, उसी ड्यूरेशन में यहां पर अरेबियन सी में एक इन्हें पर्सन मिलता है जिसका नाम है अब्दुल मनीद। क्या नाम है? कौन मिला? अब्दुल मनीद मिला। और इसने कहा कि नहीं, गुजरात ना जाइए, वहां का जो रूलर है वो फ्रेंडली नहीं है फॉरेन ट्रेडर्स के लिए। तो इन्होंने अपना रूट बदल दिया और केरल के कालीकट पर पहुंचे। कहां पर पहुंचे? केरल के कालीकट पर पहुंचे। कहां पर? केरल के कालीकट पोर्ट पर ये पहुंचे। अब केरल के कालीकट पोर्ट पर पहुंचेंगे तो भैया पहली बार अगर कहीं जाते हैं, उस दौरान क्या है कि हम व्यापार के लिए गए हैं, लेकिन क्या वहां पर व्यापार करने की अनुमति मिलेगी? तो ट्रेड की परमिशन के लिए सबसे पहले कहां जाएंगे? ये वहां के रूलर के पास जाएंगे, वहां के शासक के पास जाएंगे। और वहां के शासक के पास जाकर इन्होंने ट्रेड की परमिशन मांगी। किसने? वास्को डिगामा जी ने ट्रेड की परमिशन मांगी। अब प्रश्न बनता है, क्वेश्चन आता है कि वहां का रूलर कौन था? तो वहां का शासक हुआ करता था जमोरिन। कौन? जमोरिन। वहां के शासक जमोरिन ने तो इनके जो भी प्रस्ताव था, जो भी इनका जो प्रस्ताव था, उसे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन लोकल जो ट्रेडर्स थे, स्थानीय जो व्यापारी थे, उन्होंने इसका विरोध किया। तो पूछा जाता है कि किसने पुर्तगाली का या फिर वास्को डिगामा का अपोज किया था? तो लोकल ट्रेडर्स ने, स्थानीय व्यापारियों ने क्या किया था? विरोध किया था। जबकि जमोरिन ने क्या किया था? स्वागत किया था। अब देखिए, यहां से वह आया और यूरोप से लाए हुए धन को, सोने को इसने यहां पर उतारा और यहां से क्या लेकर गया? मसाले, स्पाइसेस लेकर अपने साथ गया। क्या? स्पाइसेस लेकर, मसाले लेकर जैसे ही वापस गया और यूरोप में जाकर उन स्पाइसेस को, मसालों को बेचा। अब देखिए, यूरोप वालों ने इससे पहले कभी मसाले इतने अच्छे चखे नहीं थे। क्यों? कालीकट दक्षिण भारत वाले भाग में, क्षेत्र में हमारे पास मसाले अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलते हैं। जब यह यूरोप में जैसे ही पहुंचा स्पाइसेस को लेकर, तो 60 टाइम मोर प्राइस में इन्हें बेचा गया। 60 गुना ऊंची प्राइस में, यानी 60 टाइम हाई प्राइस में इन्हें क्या किया? बेचा। और जब ये खबर बाकी यूरोपियंस पावर को पता पड़ी, ठीक, बाकी यूरोपियंस पावर को जब ये खबर पता पड़ी, तो फिर तो भैया आग मच गई, है ना। आग लग गई पूरे के पूरे यूरोप में कि भैया अगर पुर्तगाली वहां पर ट्रेड कर रहे हैं तो उस ड्यूरेशन में हमें भी वहां पर ट्रेड करने जाना पड़ेगा। लेकिन इनिशियल में
प्रारंभिक अवस्था में जितनी भी हमारे पास यूरोपियन पावर्स आई थी, सारे के सारों का इनिशियल कहा जाए तो प्रारंभिक रूप से या इनिशियल फॉर्म में केवल और केवल ट्रेड करने आई थी। लेकिन हमारे इंटरनल वीकनेस को जानकर, हमारी आंतरिक कमजोरियों को जानने के बाद वो यहां पर रूलर कम्युनिटी में आ गई। यानी प्रारंभ में वो व्यापारी के रूप में आए थे, ट्रेडर्स के फॉर्म में आए थे, लेकिन हम में वीकनेस थी, हम में कमियां थी, हम एक साथ नहीं रहे और इसके कारण ही आगे चलकर फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने, ब्रिटिशर्स ने, डचों ने यहां पर रूल किया और धीरे धीरे करके पूरे के पूरे इंडिया पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया, केवल हमारी वीकनेस के कारण। चलिए तो देखते हैं। इसी के बाद हमारे पास कालीकट पर कौन उतरे? पुर्तगाली उतरे, वास्को डिगामा उतरे और वास्को डिगामा के आने के बाद यहां पर हमारे पास अगले रूलर आते हैं, यानी कि कहा जाए तो अगले पुर्तगाली गवर्नर आते हैं अल्फांसो द अल्मीडा। कौन आते हैं नेक्स्ट? वास्को डिगामा के बाद अल्मीडा आते हैं। क्या नाम है? अल्मीडा। ठीक, क्या नाम है? अल्मीडा आते हैं और अल्मीडा ने आने के बाद पूरा का पूरा जो भी अरेबियन सी वाला एरिया था, कौन? अरेबियन सी वाले एरिया पर, पूरे के पूरे एरिया पर कब्जा कर लिया, पूरा का पूरे भाग पर क्या कर लिया? ऑक्यूपाई कर लिया पूरे रीजन को। और वाटर पावर या नेवल पावर तो इनके पास हुआ ही करती थी। जब नेवल पावर इनके पास ज्यादा थी तो उसी ड्यूरेशन में क्या किया? अल्मीडा ने पूरे के पूरे अरेबियन सी पर कब्जा कर लिया और एक पॉलिसी लेकर आया, ब्लू वाटर पॉलिसी। कौन सी? ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आया। क्या? ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आया। इस ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब यह है कि जो भी इस रीजन से गुजरेगा उसे क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, और एक पूरे के पूरे पोर्चुगीज एम्पायर को इस्टेब्लिश कर दिया, पूरे के पूरे पुर्तगाली साम्राज्य को स्थापित कर दिया। और इसी दौरान पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना पूरी की करने के दौरान क्या हुआ? इसने यहां पर इतना बड़ा या इतना पावरफुल एम्पायर इस्टेब्लिश किया कि अकबर तक को, अकबर जैसे रूलर को भी क्या करना पड़ा था? टैक्स देना पड़ा था, है ना। तो अकबर जैसे रूलर को भी यहां पर टैक्स देना पड़ा था। इतना बड़ा पुर्तगाली साम्राज्य इसने स्थापित किया। आगे बढ़ते हैं तो पुर्तगालियों में अगला जो आएगा वो आएगा अल्बुकर्क। कौन आएगा? अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क जब आया वो क्या है? अल्मीडा के बाद में आया और उसने, हाँ, नीले पानी की नीति, हाँ ठीक, अल्फांसो द अल्बुकर्क आया, अल्मीडा के बाद में आया और उसने क्या किया? उसने यहां पर गोवा में एक शासक हुआ करता था, यूसुफ आदिल शाह। गोवा में कौन था शासक? यूसुफ आदिल शाह। और यूसुफ आदिल शाह से 1610 में, 1610 में क्या किया? गोवा को जीत लिया। और गोवा को जीतने के बाद, ठीक बेटा, नोट्स भी लेकर आया हूं, एक बार आपको ये ब्रीफिंग दे दूं, उसके बाद नोट्स में भी डिस्क्राइब करूंगा, चिंता मत कीजिए। ठीक, 1610 में, 1610 में गोवा को जीतने के बाद वहां पर गोवा को अपनी कैपिटल के फॉर्म में स्थापित किया और कैपिटल के फॉर्म में स्थापित करने के बाद वहीं पर क्या किया? कालीकट में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री को स्थापित किया। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? भारत में कालीकट में स्थापित की थी। किसमें? कालीकट में फर्स्ट फैक्ट्री अपनी स्थापित की। कहां पर? पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? कालीकट में स्थापित की थी। साथ साथ में गोवा को अपना हेडक्वार्टर बनाया। क्या किया? गोवा में दुर्ग बनाया, फोर्ट बनाया अल्बुकर्क ने, और पोर्चुगीज पावर का गोवा को हेडक्वार्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसके बाद इंडियंस कहां गए? बेटा, इंडियंस आपस में ही लड़ रहे थे। इंडियंस को बाहर से कोई मतलब नहीं था, आपस में ही वो नाटक कर रहे थे, है ना। तो कालीकट में
पहली फैक्ट्री हमारे पास गोवा में कालीकट में बनाई गई पोर्चुगीज के दौरान। इसी के बाद हमारे पास अगला जो देखने को मिलता है, अल्बुकर्क के बाद अल्फांसो डिसूजा। कौन है? अल्बुकर्क के बाद कौन आता है? अल्फांसो डिसूजा आता है। और अल्फांसो डिसूजा जैसे ही आया तो अल्फांसो डिसूजा के साथ इसने क्या किया? अल्फांसो डिसूजा ने कि इनके साथ एक संत आए थे, सेंट जेवियर। कौन आए थे? सेंट जेवियर आए थे, जिन्होंने के सबसे पहली बार भारत में ईसाई धर्म का प्रचार मछुआरों में किया। और इसी अल्फांसो डिसूजा ने ही पुर्तगालियों से यह कहा था अपने सैनिकों से, बेटा एयरफोर्स के लिए सुबह चलेगा, है ना, ये थोड़ा डीप में जाएगा। अल्फांसो डिसूजा ने ही ये कहा था अपने सैनिकों से कि भाई आप मैरिज रिलेशन स्टेब्लिश करो। क्यों? क्योंकि इंडिया में यानी कि भारत में जब भी मैरिज रिलेशन स्टेबल होती है तो वो क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं, पक्के होते हैं। तो इसी ने मोटिवेट किया अपने सैनिकों को कि आप क्या कीजिए? मैरिज रिलेशन को इस्टेब्लिश कीजिए, मैरिज रिलेशन को इस्टेब्लिश करो, साथ साथ में ईसाई धर्म का प्रचार करो। ईसाई धर्म का प्रचार मैरिज रिलेशन इस्टेब्लिश के बाद ही अगर देखें तो धीरे धीरे पुर्तगाली पावर क्या होती गई? बढ़ती गई। और वह इतनी बढ़ गई कि पूरा का पूरा गोवा, केरल वाले रीजन और अरब महासागर, अरब सागर वाले रीजन पर पूरे के पूरे पर इन्होंने ऑक्यूपेशन कर दिया, इसका उपनिवेशीकरण यानी कॉलोनाइजेशन कर दिया। पूरे के पूरे कालीकट, केरल और अरब सागर वाले रीजन का कॉलोनाइजेशन कर दिया, उपनिवेशीकरण कर दिया। और यहां पर अकबर जैसा सम्राट भी इन्हें टैक्स देने के लिए मजबूर हो गया। लेकिन आगे चलकर पुर्तगालियों की जो पावर थी उसे डिक्रीज किया गया ब्रिटिशर्स के जरिए। और ब्रिटिशर्स के जरिए जैसे ही डिक्रीज किया गया तो स्वाली एक जगह आती है। क्या आती है? स्वाली। क्या आती है? स्वाली। स्वाली जगह पर पुर्तगालियों और ब्रिटिशर्स में क्या हुआ? स्वाली में पोर्चुगीज और ब्रिटिशर्स में वॉर हुई, जिसमें पोर्चुगीज हार गए। और इसके बाद पोर्चुगीज पावर केवल और केवल कहां तक? हमारे पास गोवा तक सीमित होकर रह गई। इसके अलावा पुर्तगाली ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस को छापे खाने को लेकर आए थे। साथ साथ में भारत में हमारे पास आलू का और तंबाकू जो आज टैबोकू देखने को मिलती है वो कौन लेकर आए थे इंडिया में? पोर्चुगीज ही लेकर आए थे। इसके अलावा पोर्चुगीज ही वह पहली यूरोपीय पावर होंगे जो कि इंडिया में सबसे पहले आए। 1498 में, 1498 में आए और इंडिया से सबसे बाद में गए। कब? 1961 में, 1961 में। यानी कि पूछ लिया जाता है कि वह पुर्तगाली शक्ति कौन है जो सबसे पहले आई और सबसे बाद में गई, तो पुर्तगाली थे जो 1498 में, 1498 में आए और सबसे लास्ट में, सबसे बाद में गए। कब? 1961, 1961 में गए थे। राम मनोहर लोहिया के जरिए मुक्ति आंदोलन चलाया गया था, तब जाकर गोवा को पुर्तगालियों से खाली करवा सके थे। क्लियर है यहां तक? पोर्चुगीज में कोई समस्या क्या? पोर्चुगीज में कोई समस्या, पुर्तगालियों में कोई समस्या नहीं। चलिए तो अब देखते हैं वही पूरी चीज पोर्चुगीज के बारे में। देखिए एक रिवीजन, क्विक रिवीजन करेंगे। 17 मई 1498 को क्या हुआ? सबसे पहले वास्को डी गामा इंडिया आया। यही लिखा है कि नहीं लिखा है? इसके बाद समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय यानी कि कहा जाता है सी रूट के लिए किसको जाता है श्रेय? किसे जाता है? पुर्तगालियों को ही जाता है। यानी कि भारत इससे पहले खोया नहीं था। अब लिखा हमारे पास क्वेश्चन आता है कि भारत की खोज किसने की? भारत की खोज नहीं की थी, यूरोप से भारत के लिए फर्स्ट सी रूट डिस्कवर किया गया था। इंडिया को डिस्कवर नहीं, फर्स्ट सी रूट को डिस्कवर किया था। और किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत आया और कहां पर उतरा? कालीकट पर उतरा। और यहां का शासक क्या बताया था मैंने? जमोरिन था। यहां का रूलर कौन था? जमोरिन था। जमोरिन ने क्या किया? कालीकट पर वास्को डी गामा का स्वागत किया और व्यापार के लिए फैसिलिटीज देना
चालू कर दिया, है ना, स्वागत किया और व्यापार के लिए फैसिलिटीज देना चालू कर दिया। मेन एम क्या था? व्यापार करना था। बोला ना, मेन एम क्या था? व्यापार करना था। लेकिन क्या हुआ हमारे पास? आगे चलकर क्या हुआ? आगे चलकर इनका एम बदल गया। अब देखते हैं 1505 में कौन? फ्रांसिस डी अल्मीड़ा आया। बोला था ना, अल्मीड़ा गवर्नर जनरल बनकर आया और अल्मीड़ा ने क्या किया? पूरे के पूरे इंडियन ओशियन को कंट्रोल कर लिया। क्या किया? पूरे के पूरे इंडियन ओशियन को कंट्रोल कर लिया और ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आया। क्या? ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आया। ठीक, ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आया। साथ साथ में इसके बाद हमारे पास क्या आता है? 1509 में अल्फांसो दी अल्बुकर्क आते हैं। कौन आते हैं? अल्फांसो दी अल्बुकर्क आते हैं और इन्हें ने क्या किया? 1510 में गोवा के शासक यूसुफ आदिल शाह से क्या कर लिया? गोवा को जीत लिया। इसी के कारण इन्हें पोर्चुगीज का क्या कहा जाता है? रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। पोर्चुगीज पावर का वास्तविक संस्थापक या रियल फाउंडर कहा जाता है। इन्हीं ने क्या किया था? पुर्तगालियों को भारतीयों से शादी करने की सलाह दी। क्या किया? पुर्तगालियों को भारतीयों से शादी करने की सलाह दी, है ना। जब मैरिज रिलेशन स्टेब्लिश होंगे तो वो क्या होंगे? लॉन्ग टर्म के लिए होंगे, लंबे समय के लिए होंगे। तो मैरिज रिलेशन स्टेब्लिश करने की क्या की? रिकमेंडेशन की। इसके अलावा अगर कहा जाए तो वही बोला गया है, गोवा फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी हमारे पास कहां पर पड़ती है? यूरोप वाले रीजन, एशिया वाले रीजन में पड़ती है फारस की खाड़ी। वहां तक पूरा का पूरा यानी पूरा अरेबियन सी इन्होंने अपने ऑक्यूपेशन में कर लिया। 1510 में क्या किया? यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। कहा ना, 1510 में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया और कोचीन में आगे चलकर इन्होंने अपने फोर्ट का फॉर्मेशन कर लिया। अगला, गोवा को जब जीता तो गोवा में ही क्या किया था? इन्होंने अपना हेडक्वार्टर स्टेब्लिश किया। क्या किया? गोवा में ही इन्होंने अपना हेडक्वार्टर स्टेब्लिश किया, है ना। अब आगे क्या बोला था मैंने कि अल्मीड़ा के अल्बुकर्क के जाने के बाद कौन आया? अल्फांसो डिसूजा आया और अल्फांसो डिसूजा के साथ फ्रांसिस्को जेवियर एक संत आए थे, सेंट आए थे। कौन? फ्रांसिस्को जेवियर एक सेंट आए थे और इन्होंने सबसे पहले, मैंने क्या बोला था? फिशरमैन यानी मछुआरों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए क्या किया? कन्वर्ट करने की कोशिश की। यहीं से कन्वर्जन स्टार्ट हुआ था। देखिए, जो कन्वर्जन स्टार्ट हम देखते हैं ईसाइयों में, कन्वर्जन सबसे पहले यहीं से हुआ था, फ्रांसिस्को जेवियर के टाइम से। आगे चलें तो क्या बोला था? समुद्री साम्राज्य को स्थापित किया यानी कि मरीन एम्पायर को स्टेब्लिश किया और उसका नाम क्या रखा? इस्तादो द इंडिया। यह पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो मरीन एम्पायर स्टेब्लिश किया गया था पोर्चुगीज के जरिए, उसका नाम क्या रखा गया था? इस्तादो द इंडिया नाम रखा गया था। क्या रखा गया था? इस्तादो द इंडिया नाम रखा गया था। और ये क्या है? हमारे पास इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि परमिट लेना पड़ता था। अकबर जैसा शासक भी अपनी सुरक्षा के लिए क्या करता था? परमिट लेता था और इन्हें टैक्स देता था। ठीक, क्या करता था? टैक्स देता था। वहीं पर मैंने क्या किया? इंडिया में रेड चिली और टोबैको के कल्टीवेशन के लिए यानी लाल मिर्च और तंबाकू के खेती के लिए किसको जिम्मेवार माना जाता है? पुर्तगालियों को माना जाता है। जहाज निर्माण, शिपिंग और प्रिंटिंग प्रेस का श्रेय किसे जाता है? पोर्चुगीज को जाता है, पुर्तगालियों को जाता है। तो शिपिंग के लिए और प्रिंटिंग प्रेस के लिए किसे जाता है? पोर्चुगीज को जाता है। 1556 में 1556 में भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस को स्टेब्लिश किया गया था। कहां? 1556 में भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस को स्थापित किया गया था। इसके बाद एक चीज और आती है कि पुर्तगालियों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की? तो पोर्चुगीज ने बंगाल में अपनी फर्स्ट जो फैक्ट्री थी वो कहां पर? हुगली में स्टेब्लिश की थी। कहां पर? हुगली में स्टेब्लिश की थी। ठीक, कहां पर स्टेब्लिश की थी? पोर्चुगीज ने अपनी बंगाल में फर्स्ट फैक्ट्री हुगली में स्टेब्लिश की थी और साथ साथ में पौंडीचेरी को भी अपने ऑक्यूपेशन है। पौंडीचेरी कहां पर पता है? तमिलनाडु वाले रीजन में। कहां पर?
तमिलनाडु वाले रीजन में पड़ता है और इस तमिलनाडु वाले रीजन में पौंडीचेरी को अपने ऑक्यूपेशन में ले लिया, अपने अधिकार में ले लिया। ठीक, अपने अधिकार में ले लिया। इसी दौरान डच भी इंडिया आना चाहते थे, फ्रांसीसी भी इंडिया आना चाहते थे, लेकिन डचों को इन्होंने क्या कर दिया, बीच में ही रोक दिया, डिस्टर्ब कर दिया, जिसके कारण डच इनसे लेट पहुंचे थे। क्यों? पुर्तगाली वास्को डिगामा ने खोज कर ली तो भैया पोर्चुगीज भी निकले और डच भी निकले, लेकिन पोर्चुगीज और डचों के निकलने के दौरान इन्होंने डचों के शिप्स को क्या कर दिया, वहीं पर अटलांटिक ओशियन में ही बैन कर दिया, बैरियर लगा दिए। इसके कारण क्या हुआ, डच इनसे बाद में आए, जब ये पोर्चुगीज पावर, पुर्तगाली शक्ति क्या होगी, कमजोर होगी। क्या होगी? कमजोर होगी। तो इसके बाद हमारे पास कौन आएंगे इंडिया में? डच आएंगे। बेटा ये देखिए, ये आज का लीडर बोर्ड है, आज का लीडर बोर्ड। वही नेगेटिव मार्किंग पोल सिस्टम के साथ आपको तैयारी कराई जाती है। कौन है? हर्षवर्धन राजपूत हमारे पास फर्स्ट प्लेस पर आए हैं, हिमांशु गुप्ता सेकंड पर, इसके अलावा अमन पटेल फतेहपुर क्या है, थर्ड पर आए हैं। बेटा ध्यान रखना, जो यहां पर नंबर लेकर आ रहे हैं ना, जो डेली उस एग्जाम वाले प्रेशर को झेल रहे हैं, वही व्यक्ति देखना इनमें से आपको नाम मिलेंगे एग्जाम जब होकर आएगा, उसका रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि जो एग्जाम वाला प्रेशर आप एग्जाम में जाकर झेलोगे, वो यहां पर डेली झेल रहे हैं और वो हैबिचुअल हो जाएंगे उस प्रेशर की, और अंडर प्रेशर भी सही आंसरों को देकर आएंगे, है ना। तो क्या है हमारे पास? सनी यादव, प्रेमसुख चौधरी, विवेक कुशवाहा। लीडर बोर्ड आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है। आप अगर चाहते हो तो आप भी क्या कर सकते हो, इस लीडर बोर्ड पर अपना नाम दिलवा सकते हो, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर प्रैक्टिस करके। इसके अलावा यूपी पुलिस की स्पेशल वैकेंसी अनाउंस कर दी गई है। 10 जनवरी से नया बैच आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। तो कब? 10 जनवरी से नया बैच, न्यू बैच आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। साथ साथ में बेटा आपके लिए एसएसबी सिलेक्शन भी बहुत जरूरी है। तो एसएसबी सिलेक्शन के लिए बीएस सर स्पेशल क्लास लेकर आए हैं 11 AM पर 11 बजे। बीएस सर एयरफोर्स और एनडीए के लिए स्पेशल क्लास। ऐसा नहीं है केवल एसएसबी एनडीए में ही नहीं, कुछ टॉपिक्स वो ने सिलेक्ट किए, लगभग 30 टॉपिक के आसपास, और पूरा का पूरा वही एसएसबी के रिलेटेड, और साथ साथ में जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एयरफोर्स और एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 11 AM पर। अगर कोई क्लास क्लैश होती है तो उस दौरान आप इस लेक्चर को रिकॉर्डेड देख सकते हैं, लेकिन देखना जरूर है। क्यों? क्योंकि भैया बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा का पूरा आपका एसएसबी और स्क्रीनिंग टेस्ट यहां से कवर हो जाएगा। क्लियर? अगला आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आते हैं? डच आते हैं। कौन आते हैं? डच आते हैं। बेसिकली डच जो रहने वाले थे, कहां के थे? हॉलैंड के रहने वाले थे। पूछा जाता है डच कहां के रहने वाले थे? हॉलैंड के रहने वाले थे। 1602 में 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया गया? इस्टेब्लिश किया गया। क्या किया गया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया। और इस्टेब्लिश करने के बाद अगर देखा जाए तो डच इंडिया में केवल इसीलिए आए थे कि ये साउथ ईस्ट एशिया से, दक्षिण पूर्वी भारत से व्यापार करना चाहते थे और इंडिया इनके रूट में पड़ता था, रास्ते में पड़ता था। इसके कारण डच क्या हुए? इंडिया में भी अपने कॉलोनाइजेशन को, उपनिवेशीकरण को स्थापित करना पड़ा। तो क्या है? डचेज आए और डचेज ने क्या किया? पहली बार केवल डच व्यापार करने आए थे और इनके टाइम पर कॉटन ट्रेड जो था, सूती वस्त्र उद्योग, वो बहुत ज्यादा फला फूला था, है ना। कॉटन ट्रेड क्या था? सूती वस्त्र उद्योग बहुत ज्यादा फला फूला था। और का पूछ लिया जाता है कि सूती वस्त्र उद्योग में पुर्तगाली आए थे, अपनी एसेट लेकर आए थे, लेकिन डचेस के पास इतना एसेट नहीं था, इतनी क्या पूंजी नहीं थी, जिसके कारण इन्होंने यहां के लोकल ट्रेडर्स के साथ जॉइंट एसेट में क्या किया? ट्रेड किया, संयुक्त पूंजी की शुरुआत की। डचेज ने क्या किया? इंडिया में पहली बार जॉइंट एसेट या जॉइंट कैपिटल को क्या किया? ठीक, जॉइंट कैपिटल को क्या किया? इस्टेब्लिश किया, संयुक्त
पूंजी की शुरुआत की। और पहली फैक्ट्री जो हमने डचों ने बनाई थी वो कहां पर, बंगाल में चिंसुरा में बनाई थी। डचेज ने बंगाल के चिंसुरा में भी एक फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया था। आगे चलते हैं तो वही चीज मैंने बताई थी कि डच लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या था, दक्षिण पूर्वी एशिया वाले रीजन पर, साउथ ईस्ट एशिया यानी कि जो मैंने आपको बताया था इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा वाले रीजन से ट्रेड करना था। और इंडिया इनके रास्ते में पड़ने वाली क्या थी, एक फैक्ट्री थी, एक जगह थी। डचों ने पुर्तगालियों को भी क्या किया, डिफीट किया। कहां पर, डचेज ने पुर्तगालियों को डिफीट किया केरल वाले रीजन में, क्योंकि अब पोर्चुगीज क्या होने लगे, कमजोर होने लगे। और भैया जो डचों को आने से रोका था ना, उसका बदला भी तो लेंगे ये। तो इन्होंने केरल के कोच्चि वाले रीजन में, किस रीजन में, कोच्चि वाले रीजन में डचेज ने पोर्चुगीज को क्या किया, डिफीट किया, हराया। और वहां पर फोर्ट विलियम्स की स्थापना की। किसकी, फोर्ट विलियम्स की इस्टेब्लिशमेंट की डचेज ने पोर्चुगीज वाले रीजन में। इसके साथ साथ जब कोई केरल में पहुंच गए तो केरल में पहुंचने के बाद गुजरात, गुजरात के अलावा अगर कहा जाए तो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, इसके अलावा बंगाल और उड़ीसा, कहां कहां पर, गुजरात, कोरोमंडल, बंगाल और उड़ीसा, इन रीजन्स में भी इन्होंने क्या किया, अपनी फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया। आगे बढ़े तो पहली फैक्ट्री मूसलीपट्टनम में इस्टेब्लिश की थी, वहीं पर दूसरी कहां पर की थी, पुलिकट में। फर्स्ट फैक्ट्री कहां पर, मूसलीपट्टनम में, और दूसरी कहां थी पुलिकट में। जबकि अगर बात की जाए तो बंगाल में कहां पर इस्टेब्लिश की थी, चिंसुरा में। ठीक, तो डचेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर, मूसलीपट्टनम में, और सेकंड कहां पर की थी, कहां पर की थी, पुलिकट में इस्टेब्लिश की थी। यह है डचेज का आगमन। और डचेज के आगमन के बाद क्या हुआ, 17वीं सेंचुरी में, 17वीं शताब्दी में डचों की जो पावर थी वो इंडिया में क्या हो गई, बहुत पीक पर पहुंच गई। और इस दौरान कहा जाए तो बंगाल वाले रीजन से, आज का बंगाल नहीं, उस टाइम का बंगाल जिसमें कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इसके अलावा कहा जाए तो बांग्लादेश, इसके साथ साथ बिहार, झारखंड, ये पूरा का पूरा रीजन कवर होता था। और इस पूरे के पूरे रीजन से इन्होंने क्या किया, ट्रेड किया, जिसमें बंगाल वाले रीजन से बेसिकली ओपियम यानी अफीम को इन्होंने क्या किया, ट्रेड में इस्टेब्लिश किया। तो क्या किया इन्होंने, सूती वस्त्र, अफीम, रेशम और मसालों का बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किया। कहा था अफीम वाला क्षेत्र इन्हें कहां पर मिला, बंगाल में मिला, बंगाल में और बिहार में मिला। ठीक, सूती वस्त्र उद्योग इन्होंने गुजरात से इस्टेब्लिश किया। किससे, गुजरात से। ठीक, रेशम और मसालों को इन्होंने क्या किया, रेशम के दौरान ये वेस्ट बंगाल, और मसालों के लिए ये केरल से अपने संबंधों को स्थापित करना चालू किया। लेकिन समस्या क्या हो गई, जब डचेस की पावर बढ़ने लगी, ठीक, जब डचों की शक्ति क्या हो गई, बढ़ने लगी, इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो गए कि वहां पर क्या, गुजरात वाले रीजन पर भी कब्जा, कहा जाए तो उड़ीसा वाले रीजन पर भी कब्जा, तमिलनाडु पर भी कब्जा, केरल पर भी कब्जा। तो इसी के कारण 1759 में, 1769 में डचों के साथ ब्रिटिशर्स का एक वॉर हुआ, एक युद्ध हुआ। किसके साथ, डच और ब्रिटिशर्स का एक वॉर हुआ 1759, 1759 में, जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ बेदरा। क्या कहा जाता है, बैटल ऑफ बेदरा। और अंग्रेजों ने डचों की वो फुटबॉल बनाई ना बैटल ऑफ बेदरा में, बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों की वो फुटबॉल बनाई कि वो फिर से इंडिया में ट्रेड करने के लिए नहीं आ पाए, और जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया वाले रीजन में ही लिमिटेड होकर रह गए, है ना। तो क्या है, 1759 में क्या हुआ, बैटल ऑफ बेदरा हुआ, बेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें डच इतनी बुरी तरह हार गए कि वो वापस इंडिया में नहीं आ पाए, और डचेस को डिफीट कर दिया गया, भगा दिया गया। अंग्रेजों की पॉलिसी बड़ी अच्छी थी, ठीक, मैं बोलता हूं बड़ी अच्छी थी। वो कभी भी एक बार में दो शत्रुओं से, दो एनिमी से कभी नहीं लड़े, एक एक करके रास्ते लगाए थे उन्होंने, है ना, एक एक करके रास्ते लगाए थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आए, ब्रिटिशर्स आए। अगले क्या आएंगे, अंग्रेज।
अंग्रेजों का इंडिया में जो आगमन हुआ था बड़ा ही सिस्टमेटिक फॉर्म से हुआ था, है ना। और सिस्टमेटिक फॉर्म से अगर कोई भी वर्क किया जाता है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, लंबे समय के लिए रहता है। जब भी सिस्टमेटिक फॉर्म में कोई वर्क किया जाता है तो वो क्या रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, लंबे समय के लिए रहता है। अब बोलोगे सर कैसे, कैसे सिस्टमेटिक फॉर्म में, कि भैया इन्होंने महारानी के पास गए, वहां पर किसके पास, क्वीन के पास गए। ब्रिटेन में अंग्रेज कहां से आए थे, ब्रिटेन से आए थे ना, और ब्रिटेन से आने के ड्यूरेशन में वो कहां पर गए, क्वीन के पास गए, महारानी के पास गए। और महारानी के पास जाने के बाद उस टाइम पर क्वीन हुआ करती थी एलिजाबेथ फर्स्ट। कौन थी, एलिजाबेथ, ठीक, एलिजाबेथ फर्स्ट के पास गए और बोला कि भैया देखो, बोला क्या देखें, कि भारत में ट्रेड करके ये सबके सब अमीर हो रहे हैं, आप कहां बैठे हो। तो एलिजाबेथ फर्स्ट को जब ये जानकारी लगी तो इन्होंने क्या किया, एक घोषणा पत्र निकाल दिया। क्या कर दिया इन्होंने, एक परमिशन जारी कर दी, परमिशन रेगुलेट कर दी कि भैया अब ब्रिटिशर्स भी क्या करेंगे, इंडिया से ट्रेड करेंगे। क्या करेंगे, इंडिया से ब्रिटिशर्स भी क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। अब जैसे ही परमिशन जारी की तो इस ड्यूरेशन में क्या हुआ कि भैया इन्हें ब्रिटिश एम्पायर का सपोर्ट मिल गया, है ना। देखिए सिस्टम, देखिए सिस्टमेटिक फॉर्म देखिए कि ब्रिटिशर्स को क्या हुआ, ब्रिटिश एम्पायर का सपोर्ट मिल गया, ब्रिटिश के साम्राज्य का क्या मिल गया, समर्थन मिल गया, उनकी पावर मिल गई, और उनकी नेवल फोर्स को इन्होंने यूज करना चालू कर दिया। और नेवल फोर्स को यूज करना चालू करने के दौरान भारत में ये क्या है, ईस्ट इंडीज कंपनी के फॉर्म में भारत में आना चालू किया। अब देखते हैं कि इसमें क्या हुआ था। पहला जो अंग्रेज इंडिया आया था 1599 में, 1599 में जॉन मिल्डन हॉल, कौन आया था, फर्स्ट इंग्लिश या फर्स्ट ब्रिटिशर्स जो इंडिया में आया था, कौन आया था, जॉन मिल्डन हॉल आया था। और इसी के कारण इसके साथ जो इंडिया में कंपनी आई थी ईस्ट इंडीज कंपनी, उसे पॉपुलर नेम से जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, जॉन कंपनी के नाम से पॉपुलर हुए। क्यों, क्योंकि पहला अंग्रेज कौन आया था, जॉन मिल्डन आया था 1599 में, और जो कंपनी आई उसी के कारण वो पॉपुलर किसके नाम से हुई, जॉन कंपनी के नाम से वो पॉपुलर हो गई। अब जॉन कंपनी के नाम से पॉपुलर होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन से आए है ना, तो ऐसा है तो है नहीं कि परमानेंट उन्हें परमिशन दे दियो। तो इनिशियल में क्या किया कि 15 सालों के लिए, 15 ईयर के लिए व्यापार की ट्रेड पर क्या कर दिया, उन्हें एक मोनोलिज्म दे दिया, एकाधिकार दे दिया कि आपके अलावा कोई भी ब्रिटेन से दूसरा कंपनी वहां पर व्यापार नहीं करेगी। इस दौरान दो कंपनियों को परमिशन दी थी, जिसमें लीवेंट कंपनी जो आती है उसको क्या, किससे परमिशन दी थी, लैंड रूट से। लीवेंट कंपनी इंडिया से व्यापार कर सकती थी लैंड रूट से, और ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी सी रूट से। किससे, सी रूट से। तो लैंड रूट से परमिशन किसने दी, किसको दी, लीवेंट कंपनी को दी, और बाद में सी रूट से यानी कि समुद्री मार्ग से परमिशन किसे दी, किसे दी, ईस्ट इंडिया कंपनी को दी। अब देखिए अब क्या होगा, अब नाटक होना चालू हो जाएगा। कैसे, कि जब ये कंपनियां आएंगी तो कंपनियां आने के दौरान यहां पर क्या देखा जाए कि वो भी अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करेंगी। लेकिन अब सिस्टम देखिए इनका कि ये छोटे मोटे रूलर के पास नहीं गए, छोटे मोटे रूलर के पास नहीं गए। उनने बोला भैया भारत में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, मोस्ट पावरफुल मैन कौन है। तो देखा कि भैया भारत में मोस्ट पावरफुल मैन जो हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है मुगल एम्पायर। कौन देखने को मिलता है, मुगल एम्पायर इज द मोस्ट पावरफुल एम्पायर ऑफ द इंडिया। तो सीधे सीधे एक व्यक्ति आते हैं कैप्टन हॉकिंस, क्या नाम आता है, कैप्टन हॉकिंस। और 1508 में 1508 में कैप्टन हॉकिंस कहां पहुंचे, मुगल एम्परर किसके दरबार में,
जहांगीर के दरबार में पहुंच गए। अकबर के बाद कौन आए? जहांगीर आए ना। तो जहांगीर के कोर्ट में हॉकिंस पहुंच गए और अपने साथ जो प्राइजेस लेकर आए थे, यानी कि जो गिफ्ट्स लेकर आए थे, वो दी जहांगीर को। ठीक, जहांगीर को वो गिफ्ट दी और फारसी लैंग्वेज में, मुगल एम्पायर की उस टाइम पर ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी फारसी, और फारसी लैंग्वेज में उन्होंने जहांगीर से क्या किया? डिस्कस किया। भैया जहांगीर से, हम तो भारतीय हैं ही, कोई हमारी भाषा में अगर हमसे बात करता है तो भैया उस आदमी को तो बिल्कुल हम अपना ही समझ लेते हैं। और जहांगीर ने जैसे ही सुना कि अरे भैया ये तो केवल देखने में अंग्रेज है, ओरिजिनलिटी में तो ये हमारे यहाँ का है, फारसी लैंग्वेज बोल रहा है, इतना खुश हो गए जहांगीर साहब के क्या कर दिया? अंग्रेजों में कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब दे दिया। क्या दे दिया? 400 का मनसब। मनसब एक ट्रेडिशन था, एक पोस्ट हुआ करती थी, है ना। मनसब क्या है? एक पोस्ट हुआ करती थी किसके? मुगल एम्पायर में। तो 400 का मनसब दे दिया और इंग्लिश खान का टाइटल दिया। किसका? इंग्लिश खान का टाइटल दे दिया। ठीक, इतने खुश हो गए। अब बोला कि भैया टाइटल आइटल वाली बात तो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हम स्वीकार करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन सर प्लीज थोड़ा सा, बोला क्या कि मुझे ट्रेड करना है तो गुजरात में थोड़ी सी जमीन अमीन मिल जाती, मैं ट्रेड कर सकता, वहां पर अपने पीपल्स को क्या कर सकता, वहां पर लोकेलाइट के फॉर्म में वहां पर उन्हें रेसिडेंट की व्यवस्था करवा दो सर। बोला कि भैया ठीक है, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन उसी दौरान वहां पर लोकल ट्रेडर्स ने क्या कर दिया? अपोज कर दिया। और साथ साथ में पोर्चुगीज पावर, पुर्तगाली शक्ति भी वहां पर सूरत में, गुजरात वाले रीजन में पावरफुल होकर बैठी थी। तो इसी के कारण जहांगीर परमिशन नहीं दिए और हॉकिंस विदाउट परमिशन ही कहां? यूरोप लौट गए। हॉकिंस क्या हुए? विदाउट परमिशन यूरोप लौट गए, है ना। विदाउट परमिशन हॉकिंस क्या हुए? यूरोप लौट गए। लेकिन अब क्या देखने को मिलता है कि एक दूसरे व्यक्ति हमारे पास आएंगे जिनका नाम होगा सर टॉमस रो। क्या नाम होगा? सर टॉमस रो। तो एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। भारत में अपने व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से हॉकिंस ने सूरत में बसने की गुजारिश की, लेकिन क्या हुआ? जहांगीर ने इंग्लिश खान का टाइटल दिया, चलिए ठीक है, लेकिन स्थानीय व्यापारियों के विरोध के कारण जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में बसने की आज्ञा नहीं दी। ठीक, अब अंग्रेजों को सूरत में बसने की आज्ञा, परमिशन नहीं दी गई। तो इसी दौरान मैंने एक वॉर बताया था पोर्चुगीज के साथ, स्वाली वॉर बताया था कि नहीं बताया था? पोर्चुगीज के साथ एक युद्ध बताया था जिसे कहा जाता है स्वाली वॉर या स्वाली का युद्ध। तो 1611 में, 1611 में एक अंग्रेज व्यक्ति आते हैं, कैप्टन मिडल्टन। कौन आते हैं? कैप्टन मिडल्टन। कैप्टन मिडल्टन ने स्वाली के वॉर में, किसमें? स्वाली के वॉर में, कैप्टन मिडल्टन ने स्वाली के वॉर में पोर्चुगीज को क्या कर दिया? डिफीट कर दिया, हरा दिया। अब पुर्तगाली शक्ति को जैसे ही हराया, देखा कि नहीं अब पोर्चुगीज का भी, पुर्तगालियों का भी तोड़ने वाला, उनका सामना करने वाला भी हमारे पास है। तो जैसे ही पोर्चुगीज को हराया, पुर्तगाली शक्ति को हराया, हराने के बाद ही वहां पर 1611 में, 1611 में एक पर्सन आते हैं हमारे पास, सर टॉमस रो। कौन आते हैं? सर टॉमस रो। क्या आते हैं? 1613 में। हाँ, क्या हुआ? वहां पर एक व्यक्ति आते हैं, क्या? सर टॉमस रो। और सर टॉमस रो ने जैसे ही जहांगीर से मिले तो सर टॉमस रो को जहांगीर ने क्या कर दी? परमिशन दे दी। और परमिशन देने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1613 में, 1613 में क्या किया? सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया। क्या? सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री 1613 में सर टॉमस रो ने स्थापित की। परमिशन मिल गई थी ना, विथ परमिशन। यही होता है सिस्टम से चलना। चाहते तो जबरदस्ती कब्जा करके भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। अभी क्या है? वो क्या है?
पावरफुल नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, और शक्तिशाली नहीं होंगे तब तक वह कभी भी किसी पर अटैक नहीं करेंगे। दिमाग से खेलते थे। सोचिए, हमारे पास इतने दिमाग से खेले पुर्तगाली वो अंग्रेज के 1860 में हमारे पास एक आता है इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, वो आज तक लागू है इंडिया में, है ना। उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, बाकी पूरा का पूरा वही लागू है। तो इतना दूर का सोच के काम करते थे, और इसी के कारण ही तो वहां पर क्या देखने को मिलता है, अंग्रेज इतने लंबे समय तक राज कर गए। ठीक, इसके बाद कहा जाए तो क्या है, 1611 में मूसलीपट्टनम में इन्होंने नेक्स्ट फैक्ट्री, नेक्स्ट कोठी को ओपन किया। अब देखे, अंग्रेज धीरे धीरे पावरफुल हुए, और पावरफुल होने के दौरान मुगल बादशाह बदलते गए। मुगल एम्परर जैसे ही बदलते गए, तो एक मुगल एम्परर हमें देखने को मिलता है फर्रुखशियार। कौन? फर्रुखशियार देखने को मिलता है, एक मुगल एम्परर, एक मुगल बादशाह कौन देखने को मिलता है, फर्रुखशियार देखने को मिलता है। फर्रुखशियार से बोला कि देखिए सर, आपका एम्पायर है, बोला हाँ है, व्यापार हमें करना है, बोला करना है। तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं तो हर जगह पर क्या मिलते हैं, बैरियर मिलते हैं, यानी टोल टैक्स मिलते हैं, और वहां पर हमें टोल देना पड़ता है। तो आप ऐसा कीजिए, हर बैरियर पर टोल मत लीजिए। तो बोला क्या करें भैया, तुम ट्रेड करोगे और हम तुमसे टोल भी ना लें, ये क्या नाटक हुआ। बोला नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि हम नहीं देंगे, हर बैरियर पर टोल देने का वहां पर समय खर्च होता है, वहां पर बार बार पे बातें होती हैं, झगड़ा करना पड़ता है, कभी मानते हैं कभी नहीं मानते। तो बोला क्या करो, आप ऐसा करो, एक मुश्त राशि ले लो, ठीक, एक बार में ले लो, के बोलो साल भर में आपको कितना लगेगा टोल का। और इसी के कारण फर्रुखशियार ने उन्हें क्या कर दिया, एक लेटर या एक ऑर्डर रेगुलेट कर दिया, एक ऑर्डर रेगुलेट कर दिया जिसे कहा जाता है दस्तक। क्या कहा जाता है, दस्तक कहा जाता है। वो दस्तक एक तरीके से फ्री पास हुआ करता था। क्या हुआ करता था, फ्री पास हुआ करता था मुगल एम्पायर में ट्रेड करने के लिए, है ना। क्या हुआ करता था, फ्री पास हुआ करता था। अब अंग्रेज भी मस्त, जहां भी जाएं इस फ्री पास को दिखाएं, बिना टोल के क्या करें, पूरे इंडिया में ट्रेड करना, पूरे मुगल एम्पायर में ट्रेड करना चालू कर दिए। लेकिन भैया अब अंग्रेजों का लालच बढ़ने लगा, और बढ़ने लगा तो उस ड्यूरेशन में जब पता पड़ गया कि भैया अंग्रेजों को रोकना नहीं है, बादशाह ने क्या दिया है, उन्हें दस्तक दिया है, फ्री पास दिया है, तो अब अंग्रेजों को कोई भी टोल टैक्स पर नहीं रोकता था। तो उन्होंने इस फ्री पास को क्या कर दिया, इस फ्री पास को हमारे यहां के ही व्यापारियों को, हमारे यहां के ही ट्रेडर्स को क्या कर दिया, रेंट पर देना चालू कर दिया, यानी कि इस फ्री पास का मिसयूज करना चालू कर दिया। और जब इस फ्री पास का मिसयूज करना चालू किया, उसी दौरान बंगाल वाले रीजन में एक पर्सन देखने को मिलते हैं जिनका नाम था सिराज उद दौला। क्या नाम था, कल हालांकि हम पूरा बंगाल पढ़ेंगे, लेकिन एक बार देख ले कि एक पर्सन हमें देखने को मिलता है जिनका नाम क्या था, सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में क्या हुई, बैटल हुई। कब, 1757 में, 1757 में, 1757 में सिराजुद्दौला वाज द नवाब ऑफ बंगाल, एंड द, अगर कहा जाए तो हमारे पास कौन आता है, लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव वाज द सेनापति, यानी कि कहा जाए तो वाज द क्या कहते हैं सेनापति को, हमारे पास वो कौन थे, नवाब सिराजुद्दौला, और कहा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव क्या थे, हेड थे अपनी आर्मी के, वाज द हेड ऑफ द आर्मी। इन दोनों के बीच में 1757 में, 1757 में प्लासी के मैदान में क्या हुआ, गंगा नदी के किनारे वॉर हुआ, ठीक, जिसमें सिराजुद्दौला को डिफीट कर दिया गया, हरा दिया गया, और इनडायरेक्ट फॉर्म में बंगाल का जितना भी पावर था वो अंग्रेजों ने अपने अंडर में ले लिया। लेकिन इसके बाद अब अंग्रेज क्या चाहते थे कि भैया बंगाल वाले रीजन पर कंप्लीटली वो अधिकार कर लें, और कंप्लीटली अधिकार करने के दौरान एक और बैटल लड़ा 1764 में, 1764 में, जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध हुआ, और इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, नवाब
कौन नवाब कौन थे? मीर कासिम, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और साथ साथ में जो मुगल एम्परर थे शाह आलम द्वितीय, तीनों की जॉइंट फोर्स को बैटल ऑफ बक्सर में डिफीट कर दिया, धराशायी कर दिया। और जब बैटल ऑफ बक्सर अंग्रेजों ने विन की, इसके बाद उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दे कैन बिकम द रूरल कम्युनिटी इन द इंडिया, यानी कि ये भारत में शासक वर्ग के लायक हैं और आगे चलकर बनेंगे। ठीक, तो इसी दौरान अंग्रेजों ने क्या किया? पूरा का पूरे रीजन पर कब्जा कर लिया। और बंगाल पर कब्जा करने के बाद ही तो बंगाल यानी उस टाइम का बंगाल यानी पूरा का पूरा बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और कुछ पार्ट यूपी का, इतना बड़ा रीजन बंगाल का हुआ करता था उस टाइम पर। और इतने बड़े रीजन पर जब अंग्रेज कब्जा कर रहे हैं, फर्टाइल लैंड है, खूब लूटेंगे, खूब क्या करेंगे, उसे खूब लूटपाट मचाएंगे। और फलस्वरूप अंग्रेज पिछले अगले 200 सालों तक 1947 तक क्या होंगे? भारत में रहेंगे। और 1947 में जाकर फिर क्या होगा? हम क्या करेंगे? क्विट इंडिया मूवमेंट चलाएंगे, भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगे, तब जाकर कहीं हमें अंग्रेजों से मुक्ति मिल पाएगी। तो अंग्रेज कितने? लगभग 200 सालों तक भारत पर राज किया। अब देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने अगर कहा जाए तो सबसे पहली फैक्ट्री कहां पर? सूरत में एस्टेब्लिश की, उसके बाद चेन्नई में, फिर बॉम्बे में एस्टेब्लिश की, इसके बाद कैलकाटा में एस्टेब्लिश की। तो पहली फैक्ट्री कहां पर? सूरत में। सूरत के बाद क्या किया इन्होंने क्या किया? तमिलनाडु वाले रीजन में, मद्रास वाले रीजन में, मद्रास के क्षेत्र को खरीद लिया। क्या कर लिया? बाय कर लिया। खरीदने के बाद मद्रास में इन्होंने अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश की। बाद में बॉम्बे वाला रीजन इन्हें डाउरी में मिला था। बॉम्बे कहां मिला था बेटा? दहेज में मिला था। ठीक, बॉम्बे कहां मिला था? दहेज में मिला था। क्यों? क्योंकि बॉम्बे वाला रीजन पोर्चुगीज के, पुर्तगालियों के अधिकार में था। लेकिन जब ब्रिटिश बादशाह ने, जो ब्रिटिश किंग था, उन्होंने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से, किससे? कैथरीन से शादी की। पुर्तगाली राजकुमारी कौन थी? प्रिंसेस कौन थी? कैथरीन। जब कैथरीन से इन्होंने मैरिज की, किसने? ब्रिटिश प्रिंस ने कैथरीन से मैरिज की, तो भैया बॉम्बे वाला रीजन डाउरी के फॉर्म में ब्रिटिशर्स को दे दिया गया। और ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि कौन है भारत में हमारा? बोला ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को वो बॉम्बे वाला रीजन दान क्या कर दिया? रेंट पर दे दिया। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। बोला सर क्या? कि बेटा जगह हमारी, रीजन हमारा, और दहेज में तुम बांट रहे हो आपस में, है ना? दहेज में क्या कर रहे हो? तुम आपस में बांट रहे हो। तो क्या हुआ? बॉम्बे वाला रीजन इन्हें दहेज में मिला, कलकत्ता बंगाल वाले रीजन पर इन्होंने क्या किया? कब्जा किया। ठीक, और इसी के कारण गन्ना, अफीम, चाय, कहवा, पटसन, यानी कि कहा जाए तो शुगर कैन, ओपियम, टी, कॉफी, जूट, जो कि बेसिक नीड वाले रीजन हुआ करते थे, उन पर अंग्रेजों ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। आगे चलकर इन जितने भी ये हमारे पास गुड्स हैं, जितने भी ये सामान हैं, इनको जल्दी से जल्दी कहां तक? पोर्ट तक पहुंचाने के लिए रेलवेज का डेवलपमेंट करेंगे, इसके अलावा पोस्ट ऑफिसेज का डेवलपमेंट करेंगे, साथ साथ में क्या करेंगे? ये नई नई रोड्स को डेवलप करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। अगले आते हैं फ्रांसीसी। हमारा आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है। ये क्या है? फ्रांसीसी आते हैं। इन फ्रांसीसियों को हम कल तसल्ली से क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। लेकिन 2 मिनट में आज ऐसा ही करते हैं, आज ही खत्म कर लेते हैं इन फ्रांसीसी को, वो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना? इसके नोट्स कहां मिलेंगे बेटा? इसके नोट्स आपको कहां मिलेंगे? माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर मिलेंगे, है ना? तो फ्रांसीसियों के बारे में चर्चा कर लेते, खत्म ही कर लेते हैं, है ना? फ्रांसीसियों के बारे में 10-15 मिनट और एक्स्ट्रा हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। फ्रांसीसियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, है ना? फ्रांसीसियों के बारे में अगर डिस्कस करें तो फ्रांसीसी कंपनी में पहली बार 1664 में, 1664 में, कौन? 1664 में फ्रांस में एक एम्परर हुआ करता था, राजा हुआ करता था, जिसका नाम था लुई 14। कौन था? लुई 14। लुई 14 के एम्पायर के टाइम पर, रूलर के टाइम पर क्या हुआ?
काल्बर्ट ने क्या किया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश किया। किसने? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया, काल्बर्ट ने एस्टेब्लिश किया। किसने? काल्बर्ट ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश किया। कहां पर? फ्रांस में 1664 में। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को काल्बर्ट ने स्थापित किया। इसके बाद क्या हुआ, ये कहां आए, भारत में आए, और उस टाइम तक इंडिया में, भारत में क्या हो गया हमारे पास, उस टाइम तक इंडिया में हमारे पास शासन बदल चुका था। अब आ गए थे औरंगजेब। अब कौन आ गए? औरंगजेब आ गए। और औरंगजेब की परमिशन से फ्रांसीसियों ने 1668 में सूरत में ही अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित किया। कहां पर? सूरत में 1668 में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया। साथ साथ में क्या हुआ, गोलकुंडा, जो हमारे पास साउथ इंडिया में जगह पड़ती है, दक्षिण भारत में एक जगह पड़ती है गोलकुंडा, और उस गोलकुंडा वाले रीजन में वहां के सुल्तान की परमिशन से मूसलीपट्टनम में अपनी सेकंड फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया। तो फर्स्ट फैक्ट्री कहां पर? सूरत में, और सेकंड फैक्ट्री कहां पर? मूसलीपट्टनम में एस्टेब्लिश की। कहां पर? मूसलीपट्टनम में एस्टेब्लिश की। बाद में चलकर एक व्यक्ति आते हैं, फ्रांसिस मार्टिन। कौन आते हैं? फ्रांसिस मार्टिन हमें देखने को मिलते हैं। इस फ्रांसिस मार्टिन ने क्या किया, पौंडीचेरी की नींव डाली। क्या किया? पौंडीचेरी की स्थापना की। क्या किया? पौंडीचेरी की स्थापना की। तो पूछ लिया जाता है पौंडीचेरी को किसने एस्टेब्लिश किया था? फ्रांसिस मार्टिन ने। तो फ्रांसिस मार्टिन ने क्या किया, आगे चलकर पौंडीचेरी को एस्टेब्लिश किया। साथ साथ में एक जगह और थी, चंद्रनगर। वहां पर चंद्रनगर में शाइस्ता खां से परमिशन ली फ्रांसिस मार्टिन ने, और शाइस्ता खां से परमिशन लेने के बाद, ठीक, शाइस्ता खां से परमिशन लेने के बाद चंद्रनगर में अपनी पहली कोठी को स्थापित किया। तो बेटा कहां पर अगर कहा जाए तो हमारे पास कहां पर, मूसलीपट्टनम में इन्होंने क्या किया, गोलकुंडा के सुल्तान से परमिशन ली, औरंगजेब से परमिशन लेकर सूरत में, और चंद्रनगर में कहां पर, शाइस्ता खां से परमिशन लेकर कोठी स्थापित की। आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे फ्रांसीसियों का पावर बढ़ना चालू हुआ, क्या हुआ, जैसे जैसे फ्रांसीसियों का पावर बढ़ना चालू होगा वैसे ही कान खड़े होंगे किसके, ब्रिटिशर्स के। बोला आ गए अपोनेंट। दुष्ट पुर्तगालियों को, पोर्चुगीज को हराया, डचों को हराया, ये आ गए अब अपोनेंट, है ना, कॉम्पिटिटर। तो अब क्या करेंगे, ये कर्नाटक वॉर के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, और टोटल 3 कर्नाटक वॉर हमें देखने को मिलेंगे। फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स एक दूसरे के बड़े कट्टर दुश्मन थे। केवल इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी दोनों लड़ रहे थे। तो हमें टोटल 3 कर्नाटक वॉर देखने को मिलते हैं। कहां पर, 3 कर्नाटक वॉर देखने को मिलते हैं। साथ साथ में क्या हुआ, फ्रांसीसियों ने ही क्या किया, सबसे पहली बार इंटरनल रीजन में, यानी कि आंतरिक झगड़ों में क्या किया, उन्होंने हस्तक्षेप, इंटरफेयर करना चालू कर दिया। जैसे कि मान लीजिए पौंडीचेरी का कोई राजा है, वो क्या कर रहा है, कर्नाटक के राजा से लड़ रहा है। तो क्या बोला फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी के राजा से कि भैया हेल्प चाहिए क्या। ठीक, अब देखिए ये बेवकूफी थी हमारे यहाँ के किंगों की। बोलना चाहिए था भैया तू बाहर वाला है, हम आपस में एक ही देश के, आपस में लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे, तुम कौन। ठीक, तो फ्रांसीसियों ने ही पहली बार क्या किया, हमारे पास यहां पर इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करना चालू कर दिया, और जिसमें एक पर्सन का नाम देखने को मिलता है, कौन, ड्यूप्ले। क्या नाम देखने को मिलता है, कौन सा नाम देखने को मिलता है, ड्यूप्ले। और ड्यूप्ले ने क्या किया, इंटरनल मैटर्स में, आंतरिक झगड़ों में भाग लेना चालू कर दिया, और भाग लेना चालू करने के दौरान ये जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो हम जानते हैं ना, ब्रिटिशर्स लेकर आए थे भारत में, उसको इनिशिएट ड्यूप्ले ने ही किया था। ठीक, उसको इनिशिएट किसने किया, ड्यूप्ले ने ही किया था। ठीक, और ड्यूप्ले के करने के बाद उस पॉलिसी को कंप्लीटली ऑक्यूपाई किया किसने, ब्रिटिशर्स ने किया। और आगे चलकर क्या हुआ, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में
3 युद्ध हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट कर्नाटक वॉर, इन्हें कर्नाटक वॉर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कर्नाटक वॉर के नाम से जानते हैं। 3 हुए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक, कितने हुए थे? 3 वॉर हुए थे, कर्नाटक वॉर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट जो हुआ था वो 1747 में हुआ था। कब? 1747 में हुआ था। 1747 से 48 के बीच में। इस टाइम पर ब्रिटिशर्स और फ्रेंच कहां लड़ रहे थे? बाहर भी लड़ रहे थे। तो जहां जहां पर उनकी कॉलोनीज होंगी वह दोनों जगह पर लड़ेंगे। फर्स्ट कर्नाटक वॉर हुआ 1747 से 48 के बीच में। उसका रीजन यह था कि यूरोप में एक जगह पड़ती है ऑस्ट्रिया। क्या जगह पड़ती है? ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया का में एक व्यक्ति देखने को मिलता है, सराजेवो। कौन देखने को मिलता है? सराजेवो। और इस सराजेवो की हत्या कर दी गई। तो एक तरह से ऑस्ट्रिया पर एक पपेट रूलर को, कठपुतली शासक को बिठाना चाहता था फ्रांस, जिससे कि ऑस्ट्रिया उसके अंडर में आ जाए। दूसरी तरफ अंग्रेज भी एक पपेट रूलर को बिठाना चाहते थे। तो दोनों पावर इंटरनेशनल लेवल पर आमने सामने आई। तो जब इंटरनेशनल लेवल पर दोनों पावर लड़ेंगी तो इंडिया में भी फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में लड़ना चालू हो जाएंगे। तो ऑस्ट्रिया के सक्सेसर, उत्तराधिकार के मैटर पर क्या हुआ? इनमें लड़ाई हुई। किसमें? अंग्रेजों में और फ्रांसीसियों में। फर्स्ट कर्नाटक वॉर के रूप में हमें देखने को मिलती है। और किसके साथ समाप्त होती है? एक्स-ला शापेल के संधि के साथ। कौन सा? एक्स-ला शापेल की एक क्या हुई थी? ट्रिटी हुई थी, संधि के साथ समाप्त हो गई। दूसरा कर्नाटक वॉर किसके कारण हुआ था? बेटा दूसरा कर्नाटक वॉर हुआ था पॉलिटिकल इंटरफेयर के कारण। किसके कारण? पॉलिटिकल इंटरफेयर के कारण। ठीक, इंटरफेयर के कारण सेकंड कर्नाटक वॉर देखने को हमें मिलता है 1749 से 54 के बीच में। 1769 से किसके? 54 के बीच में हमें देखने को मिलता है। कहां से कब तक? 1749 से 54 के बीच में हमें यह वॉर देखने को मिलता है, सेकंड कर्नाटक वॉर। किसके कारण हुआ था? पॉलिटिकल इंटरफेयर के कारण हुआ था। और यह किसके साथ कंप्लीट हुआ? पौंडीचेरी की ट्रिटी के साथ। किसके? पौंडीचेरी की संधि के साथ यह क्या हुआ? समाप्त हो गया। पौंडीचेरी की संधि के साथ समाप्त होने के बाद इसके बाद थर्ड कर्नाटक वॉर, जब हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पर 7 ईयर का बैटल चल रही थी, 7 ईयर वॉर चल रहा था, सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। किस किस के बीच में चल रहा था? फ्रांसीसियों के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में। तो इसके कारण मैंने क्या कहा था? जब इंटरनेशनल लेवल पर ये दोनों लड़ेंगे तो जहां जहां पर दोनों की कॉलोनीज होंगी वहां पर भी ये लड़ेंगे। और सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान अगर कहा जाए तो 1769 से 1758 से 1758 से 63 के बीच में यह वॉर चला। लेकिन 63 तक तो इंतजार ही नहीं किया गया। बोला कब? बेटा 1760 में, 1760 में क्या किया? बैटल ऑफ बांडीवास। किसमें? बांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों ने इंडिया में फ्रांसीसी पावर को कंप्लीटली डिफीट कर दिया, हरा दिया। और इसके बाद अंग्रेज कंप्लीटली एक सुपर पावर के फॉर्म में इंडिया में उभरकर सामने आए। और अब अंग्रेजों को टक्कर देने वाला पूरे भारत में कोई नहीं बचा था। बंगाल को हरा दिया, मुगल बादशाह को हरा दिया, पोर्चुगीज को डिफीट कर दिया, फ्रांसीसियों को डिफीट कर दिया, डचेस को डिफीट कर दिया। अब इंडिया में कोई नहीं, केवल रीजनल रूलर्स बचेंगे, क्षेत्रीय शासक बचेंगे। और वही शासक फिर क्या होंगे? उसमें से मराठा पावर देखने को मिलेगी जो सबसे ज्यादा अपोज करेगी अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का। ठीक, इसी के साथ आज की हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अब भी कोई समस्या रह गई होगी आप
आपके दिमाग में, तो आप मुझे मंडे टू सैटरडे 735777000409 पर कॉल करके 9 to 10 AM 9 से 10 बजे के बीच में क्या कर सकते हो, मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले सकते हो। इसके अलावा प्रैक्टिस इस कॉन्सेप्ट की कल दोपहर में 12 बजे होगी, किस पर, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर। वहां पर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कीजिएगा। कृष्णा लाइव और कृष्णा पीडीएफ दो बैचेस आपको दिखाई देंगे, और कृष्णा पीडीएफ बैच में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मटेरियल अपलोड कर दिया जाता है। सर एनडीए में हिस्ट्री कितने नंबर का आता है? बेटा हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों 50 से 55 नंबर के आते हैं ना, दोनों 50 से 55 नंबर के, 50 से 55 क्वेश्चन हमारे पास हिस्ट्री और ज्योग्राफी से देखने को मिलते हैं। ठीक, तो क्या है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मटेरियल आपको कृष्णा पीडीएफ बैच में अपलोड कर दिया जाता है। कृष्णा लाइव में क्या होता है कि यहां पर प्रैक्टिस होगी पोल सिस्टम के साथ, नेगेटिव मार्किंग के साथ, कल दोपहर में 12 बजे। तो सबको आना है कल दोपहर में 12 बजे। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। कल एक नए टॉपिक के साथ क्षेत्रीय शासक बंगाल, मैसूर, ठीक, इनके साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।